माधवी के माता पिता का एक एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया। वो स्कूल से लौटी तो सामने का भयानक दृश्य देखकर बेहोश हो गई। अगले दिन पड़ोस की चाची ने अपने पति से कहा कि माधवी की शादी अपने बेटे पंकज से कर देते हैं ताकि उसकी जायदाद हमारे कब्जे में आ जाए, वरना उसकी नानी उसे यहाँ से ले जाएगी। तो पड़ोस के चाचा ने अगले ही दिन अपने 24 साल के बेटे का विवाह 16 साल की माधवी से कर दिया। शादी के अगले दिन जब माधवी कमरे से बाहर न आई तो वो उसके कमरे में गए तो सामने का दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सामने तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारी शादी है पंकज के साथ। ये लाल जोड़ा पहन लेना और ये गहने भी पहन लेना। चाची की बात पर माधवी चाची की ओर देखने लगी। उसका दिमाग उनकी बात को समझ नहीं पाया था। उठो जल्दी, एक तो तुम बहुत सुस्त हो, बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। ये कपड़े और गहने पहनकर तैयार हो जाओ, तुम्हारी पंकज के साथ शादी है। चाची, मेरी शादी क्यों कर रही हैं? अभी मैं स्कूल जाती हूँ, शादी तो पढ़ाई के बाद होती है ना, और शादी तो बड़े लोगों की होती है, मैं तो अभी छोटी हूँ। माधवी को जैसे ही चाची की बात समझ आई तो तुरंत बोली, हाँ तो बाद में भी स्कूल जाती रहना ना, कौन सा तुम्हें मना कर रहा है। चल मेरी बच्ची, जल्दी से कपड़े पहन कर तैयार हो जाओ, फिर हम तुम्हारी शादी करते हैं। अभी मेहमान भी आने वाले हैं। अब तुम्हारे माँ बाप के बाद हम ही तुम्हारे अपने हैं, और तुम्हें अपने घर में रखने का एक मजबूत कारण भी चाहिए, वरना दुनिया वाले बातें बनाएंगे कि बिना किसी रिश्ते के पड़ोस की लड़की को रखा हुआ है। पड़ोसी के रिश्ते को आजकल कौन स्वीकार करता है। आरती माधवी को अपनी बातों के जाल में उतारने लगी। माधवी ने उनकी बात पर सर हिला दिया। उसे पता ही नहीं था कि शादी में क्या होता है, पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है। शादी करने के लिए चाची ने उसे एक कारण तो समझा ही दिया था, और उसने उनकी बात को सही भी मान लिया था। दिल और दिमाग इतने बोझल थे कि कोई बात सोच ही नहीं पा रही थी। फेरों के बाद जब पंकज ने उसकी मांग में सिंदूर भरा तो आरती और सुरेश के चेहरे खिल उठे थे, जबकि पंकज खुद बहुत परेशान सा बैठा हुआ था। वो तो अपने मोहल्ले में रहने वाली पूजा से शादी करना चाहता था, जिसे हर महीने उपहार लेकर देता था, बाजार से उसके लिए खाने पीने का सामान लेकर आता था, कभी समोसे, कभी दही चाट, कभी पकौड़े और कभी बर्गर। वो शादी का झांसा देकर उसे कितना समय लूटती रही थी और उससे अपनी पसंद की चीज़ें मंगवाती और खाती रहती थी। पूजा के पीछे वो पूरी तरह से पागल था। उसकी अपनी दोस्तों के साथ शर्त लगी हुई थी कि पूजा सिर्फ उसी से शादी करेगी, मगर ये उसके साथ क्या हो रहा था। माँ बाप ने एक बच्ची को उसके पल्ले बांध दिया था, जिससे उसकी कोई इच्छा भी पूरी नहीं हो सकती थी। विवाह के बाद सब मेहमान अपने अपने घरों को चले गए। सभी तरह तरह की बातें कर रहे थे, मगर आरती को अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने जिस उद्देश्य के लिए शादी की थी वो पूरा हो चुका था। अब माधवी उनके पास ही रहने वाली थी, कोई भी उसे यहाँ से ले जाने का अधिकार नहीं रखता था, और यही उनके लिए सबसे बड़ी बात थी। बाकी उद्देश्य वो अपना आराम से पूरा कर सकते थे। धीरे धीरे माधवी को अपने जाल में फंसा लेते और फिर जैसे चाहते उसे अपने इशारों पर नचा सकते थे। वो बच्ची थी, दिमाग की कमज़ोर थी, उसे काबू करना इतना भी मुश्किल नहीं था। माधवी को पंकज के कमरे में भेज दिया गया, मगर पंकज पता नहीं कहाँ था। आरती ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, कम से कम आज के दिन तो घर में टिक जाता, उसे तो अपने जुआरी शराबी दोस्तों से ही फुर्सत नहीं है। अपने पति से कहने लगी, जाइए उसे ढूंढ कर लाइए, आज ही शादी हुई है, उसकी पत्नी कमरे में बैठी है, जाकर उसे तसल्ली दे, काबू में करने की कोशिश करे। उसे समझा देना कि आराम और प्यार से बात करे, और दूसरी बात भी समझा देना कि अभी वो छोटी है, दोनों के रिश्ते अभी पूरे नहीं कर सकती, इसलिए ध्यान से रहे। बस पति बनकर उसे आराम देने की कोशिश करे। हमें इससे अपना मतलब निकालना है। मुझे इसे अपनी बहू बनाकर हमेशा अपने पास नहीं रखना। माधवी उनकी सारी बातें सुन रही थी और जैसे उसका दिल भयभीत हो गया था। आखिर ऐसा भी क्या मतलब था जिसके लिए चाचा चाची ने उसे अपनी बहू बना लिया था, और फिर मतलब निकल जाने के बाद उसे घर से निकालने वाले थे। वो बेड पर जाकर बैठ गई और सोच लिया कि पंकज की किसी भी बात में नहीं आएगी और जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी। अभी कल ही तो उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था। वो अभी तक सदमे में थी और एक नया सदमा लग चुका था। नाना नानी और मामा बुरी तरह से याद आ रहे थे। डर और घबराहट उस पर पूरी तरह से सवार हो चुकी थी। रात के 2 बज गए थे, तब कहीं जाकर सुरेश को पंकज मिला था और वो उसे घर लेकर आया था। घर लाने के बाद पंकज को 2-4 थप्पड़ मारे गए थे और चाची ने भी बुरा भला कहते हुए उसे कमरे में भेज दिया था, और हर बात भी अच्छे तरीके से समझा रही थी। पंकज शराब के नशे में बुरी तरह से मदहोश था।
इधर उधर झूमता फिर रहा था। उसे माँ की बातें समझ ही नहीं आई थी, तो उनको मानता कहाँ से। वो अपने कमरे में चला गया। सामने ही बेड पर माधवी सुकड़ी सिमटी सी सो रही थी। उसको भले ही सदमे पर सदमा लगा था, मगर थी तो छोटी ही। थकान जब उस पर बुरी तरह सवार हुई तो उसे नींद आ ही गई थी। पंकज ने लाल आंखों से माधवी की ओर देखा और उसके ऊपर पड़ा हुआ कंबल खींचकर फेंक दिया। माधवी हड़बड़ाकर उठ बैठी। डरी हुई नज़रों से पंकज की ओर देखा, क्योंकि वो लाल आंखों से उसे घूर रहा था। आपको कोई काम है? डरते डरते उसने पूछा। तो पंकज उसके पास जाकर बैठ गया, उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से छुआ और कहने लगा, मैं तेरा पति हूँ। क्या तुझे पता नहीं है कि पति की हर बात मानना पत्नी पर धर्म होता है? पति को नाराज करके नहीं सोते, वरना भगवान नाराज हो जाते हैं। वो 16 साल की माधवी को अपने सम्मान और आज्ञाकारी होने का पाठ पढ़ा रहा था, पत्नी होने के कर्तव्य समझा रहा था, जबकि वो फटी फटी आंखों से पंकज की ओर देख रही थी। वो अभी तक बालिग नहीं हुई थी। उसे क्या मालूम था कि वो किस दलदल में फंस चुकी है। इस शादी का मकसद क्या था और पति पत्नी के बीच के संबंध क्या होते हैं। वो थोड़ा सा झुका और माधवी के पास आ गया। माधवी ने जैसे ही उसकी हरकत देखी, तुरंत पीछे हटी और बेड के किनारे की ओर लपकी। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसके कानों में शोर समझ गया था। पंकज ने प्यार से कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बस आराम से बैठो। माधवी ने चुप्पी साध ली और पंकज के पास जाने से इनकार करने लगी। वो अपने नाजुक हाथों से कंबल को और मजबूती से पकड़ रही थी, ताकि कोई उसे छू ना सके। पंकज थोड़ा झुककर उसके पास बैठ गया और माधवी के हाथ को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। माधवी ने तुरंत हाथ झटक दिया और एक और खिसक कर बैठ गई। पंकज के चेहरे पर गुस्से और हैरानी का मिला जुला भाव दिख रहा था। नशा उसके दिमाग पर हावी होता जा रहा था। वो उसके इनकार को समझ नहीं पा रहा था। उसने कहा कि पत्नी को पति की बात माननी चाहिए, मगर माधवी खामोश रही। उसकी मासूम नज़रें पंकज के बढ़ते हुए हाथ को और करीब आने की कोशिश करते देख रही थी, मगर उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कह सके। पंकज गुस्से से झुंझला उठा। नशा उसके दिमाग पर इतना हावी था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। बस वो चाहता था कि जल्दी से माधवी को अपने करीब कर ले और अपना मकसद पूरा कर ले। पंकज ने अचानक माधवी का हाथ पकड़ा और झटका देकर उसे अपनी ओर खींचा। माधवी खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। दोनों के बीच खींचातानी होने लगी थी। माधवी अपनी ओर से पूरा जोर लगा रही थी, मगर पंकज के लंबे चौड़े शरीर के आगे बिल्कुल बेबस हो रही थी। आंसू माधवी की आंखों से बहने लगे थे और वो फिर भी अपने आप को छुड़ाने की बार बार कोशिश कर रही थी, जबकि पंकज उसे बेड पर गिराकर उसके ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश कर रहा था। अचानक माधवी ने साइड से कुछ उठाकर मारा। कांच टूटने की आवाज़ कमरे में गूंज उठी। एक तेज़ धमाके के साथ खून के धब्बे चारों ओर फैल गए। कमरे में खामोशी छा गई। अगली सुबह चाची खुशी खुशी कमरे का दरवाज़ा खोलने पहुंची, ताकि माधवी को बाहर लाए, मगर दरवाज़ा बंद था। उसने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दी कि पंकज उठो, दरवाज़ा खोलो, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चाचा भी आए। उन्होंने साथ में आवाज़ें दी, मगर कोई भी जवाब नहीं आया। दोनों के दिमाग में ख्याल आया, कहीं पंकज ने रात को माधवी के साथ कुछ गलत न कर दिया हो। वो दोनों अच्छी तरह जानते थे कि पंकज ने शराब पी हुई है, मगर उसके बाद भी उन्होंने उसे माधवी के पास भेज दिया था। अपनी गलती पर वो बुरी तरह पछता रहे थे। दोनों घबरा गए और डर के मारे आखिरकार दरवाज़ा तोड़ दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सामने का दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। ज़मीन और बेड पर खून पड़ा हुआ था और कमरे का वातावरण कुछ अलग ही था। पंकज औंधे मुंह ज़मीन पर पड़ा था। माधवी के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। वो उनकी इकलौती संतान थी। हर समय उसकी खुशी और आराम का ख्याल रखते थे। वो चाहते थे कि माधवी की ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी ना हो और वो हर समय सुरक्षित और खुश रहे। हर रोज़ उसे स्कूल के लिए तैयार करते और ख़ुद स्कूल छोड़ने और लेने जाते। माधवी को लेकर वो बहुत ज़्यादा सचेत थे। हर समय उन्हें यह डर लगा रहता था कि माधवी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। माधवी का संबंध अच्छे खाते पीते परिवार से था। पिता के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो उसे हर सुख सुविधा देते थे। माधवी स्कूल के होशियार स्टूडेंट्स में से थी, बहुत ज़्यादा होशियार और काबिल थी। इसलिए उसके पिता ने शहर के सबसे अच्छे स्कूल में उसका नाम लिखवाया था, ताकि वो भविष्य में किसी अच्छे पद पर पहुंच सके। माधवी अब हाई स्कूल में पहुंच गई थी। एक दिन माधवी को स्कूल में छोड़ने के बाद वो दोनों शॉपिंग के लिए चले गए, क्योंकि माधवी का जन्मदिन आ रहा था। इस बार वो उसके जन्मदिन पर एक बड़ी पार्टी रखना चाहते थे।
और माधवी को सरप्राइज़ देना चाहते थे, इसलिए उसे स्कूल में छोड़ने के बाद शॉपिंग पर निकल गए थे। रास्ते में अचानक एक एक्सीडेंट हो गया। उनकी गाड़ी एक तेज़ रफ्तार ट्रक से टकरा गई थी और दोनों बुरी तरह घायल हो गए थे। माधवी जब स्कूल से वापस आई तो अपने माता पिता को घायल अवस्था में पाया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। वो दौड़कर उनके पास गई और उनके चेहरे देखने लगी। उसके माता पिता अपनी जान की बाजी हार चुके थे। माधवी को ये दृश्य देखकर बहुत बड़ा सदमा लगा था। वो ज़मीन पर बैठ गई और रोने लगी। माधवी के लिए दुनिया अचानक बदल गई थी। माँ बाप का प्यार और सुरक्षा ख़त्म हो गया था और अब वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसे एक अजीब सा डर लग रहा था और हर चीज़ से घबराहट होने लगी थी। वो ज़मीन पर बैठकर सिर्फ रोती रही और माँ बाप की याद में अपने आंसू बहाती रही। उसे लगा था माँ बाप के जाने के बाद उसकी दुनिया में अंधेरा हो गया है, अब कुछ बाकी नहीं बचा। मगर नहीं जानती थी कि अभी तो जालिम दुनिया ने उसे अपना असली रूप भी नहीं दिखाया था। माधवी का ननिहाल बहुत ज़्यादा दूर था। मामा और नाना दूसरे देश में रहते थे, इसलिए वो जल्दी नहीं आ सकते थे। उनके घर के पड़ोस में ही आरती और सुरेश रहते थे। उनका माधवी के परिवार से बहुत अच्छा संबंध था। आरती और सुरेश को माधवी के पिता अपने गांव से जानते थे। सुरेश उनका गांव में दोस्त हुआ करता था। अब वो भी शहर आकर नौकरी करता था। माधवी के पिता ने उसकी और आरती की बहुत सहायता की थी, बिल्कुल अपने भाई की तरह। माधवी उन्हें चाचा चाची कहती थी। वो भी उससे बहुत प्रेम करते थे। माधवी के माता पिता के देहांत पर उन्होंने ही माधवी को संभाला था। शहर में उसके ज़्यादा रिश्तेदार भी नहीं थे, तो कम ही लोग आए थे। यहाँ तक कि माधवी के ननिहाल से कोई भी नहीं आया था। तभी मौके का फ़ायदा उठाते हुए अगले ही दिन आरती ने सुरेश से कहा कि माधवी की शादी अपने बेटे पंकज से कर देते हैं, ताकि उसकी संपत्ति हमारे कब्ज़े में आ जाए। सुरेश ने भी आरती की सोच की सराहना की और कहने लगा, ये विचार मुझे नहीं आया। अब उसकी धन दौलत भी तो उसी के साथ ही जाएगी। अच्छा यही है कि बहू बनाकर माधवी को अपने घर में रख लें, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इस तरह माधवी के ननिहाल वाले उसे अपने साथ भी नहीं ले जा सकेंगे। अगले ही दिन माधवी और पंकज के विवाह की तैयारियां होने लगी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि अभी अभी माधवी के माता पिता का देहांत हुआ है। वो मानसिक रूप से सदमे में है, उसे थोड़ा समय दिया जाए। वो उसे समय दे भी नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसे फिर माधवी के ननिहाल वाले आ जाते और उनका उद्देश्य अधूरा रह जाता। आरती और सुरेश को सब कुछ उनके आने से पहले करना था। माधवी के लिए सब अचानक था। उसे सिर्फ डर और सदमा महसूस हो रहा था। चाचा चाची ने पंकज को तैयार किया। माधवी के माँ बाप के देहांत के तीसरे दिन ही पंकज और माधवी का विवाह कर दिया गया। पंकज 24 साल का था और माधवी 16 साल की। माधवी ये सब कुछ समझने की कोशिश ही करती रही, मगर बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और माँ बाप की याद में निढाल थी। माधवी के लिए समय बहुत कठिन था। वह अपने माँ बाप के बिना अकेली रह गई थी और अब उसकी ज़िंदगी आरती और सुरेश के वश में आ गई थी। उसे हर पल ये एहसास रहता था कि वो अब अपने फैसले खुद नहीं कर सकती। माधवी ने दिल में ठान लिया कि उसे हर संभव तरीके से खुद को सुरक्षित रखना होगा। अब उसे अपनी ज़िंदगी में आने वाली कठिनाइयों, डर और दबाव का सामना खुद करना था। माधवी के दिल में माँ बाप की याद के साथ साथ ये भी ख्याल रहता था कि उसे अपनी सुरक्षा और भविष्य के लिए कुछ करना होगा। रात यही सब कुछ सोचते वो सो गई थी, क्योंकि सोने से पहले वो आरती और सुरेश की बातें भी सुन चुकी थी। इसलिए फैसला कर लिया था कि जैसे ही नानी के घर से कोई आएगा वो उनके साथ चली जाएगी। मगर पंकज ने सारा काम ख़राब कर दिया था। कमरे में आने के बाद उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। वो बहुत डर गई थी। ये सब उसके लिए बिल्कुल अजीब था, इसलिए उसका डर जाना स्वाभाविक था। जब पंकज उसके ऊपर हावी होने लगा तो पता नहीं उसमें कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि उसने पंकज को परे धक्का दे दिया और उसके नीचे से निकलते हुए साइड टेबल पर रखा हुआ फूलदान उठाकर पंकज के सर पर दे मारा। हर तरफ खून फैल गया और वो कोने में सुकड़ी सिमटी बैठी रही। पूरी रात उसने इसी हालत में गुजार दी थी। सुबह चाचा और चाची की आवाज़ों पर वो और भी डर गई थी। वो जानती थी कि उसने क्या कर दिया है। पंकज पूरी रात हिला भी नहीं था। आरती आवाज़ें देती रही और दरवाज़ा खोलने के लिए कहती रही, मगर वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। मजबूरन सुरेश ने दरवाज़ा तोड़ डाला था। कमरे का दृश्य देखकर जैसे उनके होश उड़ गए थे। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ सुबह तक ये हो जाएगा। वो भागकर पंकज के पास आए और उसे हिलाने की कोशिश की, मगर उसका शरीर शिथिल था
और बर्फ़ की तरह ठंडा हो रहा था। पंकज, उठो पंकज, आंखें खोलो, क्या हुआ है? देखो, ये अगर मजाक कर रहे हो तो बहुत बुरा मजाक है। हम तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी पूजा के साथ भी शादी करवा देंगे, मगर उठो। चाची बार बार पंकज को उठाने के लिए कह रही थी, मगर वो बिना हिले डुले पड़ा रहा। सुरेश ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल की और पंकज को उठाकर अस्पताल ले गए, मगर डॉक्टर ने जो बात कही थी उसे सुनकर वो पागल से हो गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उनकी तो पूरे जीवन की जमा पूंजी लुट गई थी। पंकज मर चुका था और उसको मरे हुए 4 घंटे गुजर चुके थे। डॉक्टर ने बताया था कि खून ज़्यादा बह जाने के कारण उसकी मौत हो चुकी है। आरती बहुत बुरी तरह पछताने लगी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अगर पंकज को समय पर अस्पताल लाया जाता तो चोट इतनी ज़्यादा गहरी नहीं थी कि उसकी जान न बचाई जा सकती। ये सब आपकी लापरवाही के कारण हुआ है। आरती तो जैसे पागल होने को थी। जो दूसरे की संतान के लिए गड्ढा खोदा था उसमें वो खुद ही गिर गई थी। रात को कमरे से कांच टूटने की आवाज़ और हाथापाई होने की आवाज़ साफ सुनी थी, मगर कान बंद करके लेटी रही, क्योंकि उन्हें लगा था कि माधवी तो डरपोक है, पंकज को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती। पंकज जो चाहे माधवी के साथ करता रहे। अब वो पछता रही थी कि काश एक बार उठकर देख लेती कि कमरे में हुआ क्या है। वापस आने के बाद आरती ने माधवी को पकड़ लिया था और उसे मारने लगी थी। पंकज की अर्थी तैयार थी। थोड़ी देर बाद सारा क्रियाक्रम हो गया और वो दोनों पछता कर रह गए। जिस संतान के लिए उन्होंने माधवी के साथ धोखा करने की कोशिश की थी, उसे अपने पास रखने और उसकी संपत्ति हथियाने की कोशिश की थी, उसके अनाथ होने का फ़ायदा उठाया था। अब वो बेटा ही इस दुनिया में नहीं रहा था। माधवी की नानी भी आ चुकी थी, उनसे सारी बात छुपाई गई थी, मगर पंकज की मौत पर आए हुए मेहमानों में से ये बात अब उन तक पहुंच चुकी थी, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और माधवी को अपने साथ लिपटा लिया था। एक प्रकार से माधवी शादी के अगले दिन ही विधवा हो गई थी। उन्हें बहुत दुख हुआ था। ये कैसा पाप था जो माधवी के पिता के भाई समान दोस्त के परिवार ने किया था। माधवी डरी हुई थी और अपनी नानी से लिपटी रही थी। आरती ने माधवी पर केस कर दिया था कि उसने पंकज को मार डाला है। मामला अदालत में पहुंच चुका था, जहां काफ़ी समय तक केस चलता रहा। लगभग 2 साल कोर्ट के चक्कर लगाते गुजर गए थे। माधवी के मामा ने अच्छे से केस लड़ा और अंत में फैसला माधवी के पक्ष में हो गया था। अदालत ने माधवी को नाबालिग बताते हुए उसकी सज़ा कम कर दी थी। उसके अलावा आरती और सुरेश पर भी केस हुआ था। नाबालिग लड़की का विवाह करवाने और फिर बेटे को नशे की हालत में कमरे में भेजने की सज़ा हुई थी। माधवी को ये कहकर बरी कर दिया गया था कि उसने आत्मरक्षा में पंकज की जान ली थी। उसका उद्देश्य पंकज की जान लेने का नहीं था, क्योंकि 18 साल से कम की थी और पंकज की मौत आत्मरक्षा में हुई थी। इसलिए माधवी को बाइज्जत बरी कर दिया गया था और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है। मगर पंकज के साथ गुजरी वो एक रात आज भी उसके मस्तिष्क में ताज़ा है। वो सोचती है कि अगर उसने ऐसा ना किया होता तो आज ना जाने उसका क्या हाल होता। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।